नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पे हिस्ट्री एंड बायोग्राफी और बहुत अच्छी कहानी भी आती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो मित्रों, इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। मुगल साम्राज्य का इतिहास, मुगल साम्राज्य की जीवनी। तो आप पूरा वीडियो देखें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल या मुगल साम्राज्य दक्षिण एशिया में एक प्रारंभिक आधुनिक साम्राज्य था। कुछ 2 शताब्दियों के लिए साम्राज्य पश्चिम में सिंधु बेसिन के बाहरी किनारे, उत्तर पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान और उत्तर में कश्मीर, पूर्व में वर्तमान असम और बांग्लादेश के ऊंचे इलाकों तक फैला हुआ था। दक्षिण भारत में दक्कन का पठार। मुगल साम्राज्य 1526-1857। स्थिति, साम्राज्य, राजधानी आगरा 1526-1530, 1560, 1571, 1598, 1648। दिल्ली 1530, 1540, 1554, 1556, 1639, 1857। फतेहपुर सीकरी 1571, 1585। लाहौर 1540, 1554, 1586, 1598। सामान्य भाषाएं, फारसी आधिकारिक और अदालती भाषा, उर्दू शासक वर्गों की भाषा, बाद में आधिकारिक दर्जा दिया गया। हिंदवी सामान्य भाषा, अरबी धार्मिक समारोहों के लिए, चगताई तुर्किक केवल शुरुआत में। अन्य दक्षिण एशियाई भाषाएं, धर्म, राज्य धर्म, सुन्नी इस्लाम, हनफी 1526, 1582, 1605, 1857। दीन-ए इलाही 1582, 1605। सरकार पूर्णतया राजशाही, संघीय ढांचे के साथ एकात्मक राज्य केंद्रीकृत निरंकुशता 1526, 1719। एक प्रतिबंधित सम्राट के साथ कुलीन तंत्र 1719, 1857। सम्राट बादशाह 1526, 1530। बाबर प्रथम 1837, 1857। बहादुर शाह अंतिम। ऐतिहासिक युग, प्रारंभिक आधुनिक। 1 है पानीपत की पहली लड़ाई इन 21 अप्रैल 1526। 2 है सूर साम्राज्य द्वारा बाधित साम्राज्य इन 1540-1555। 3 है मुगल राजपूत युद्ध में 1525-1750। 4 है मुगल मराठा युद्ध में 1680-1707। 5 है औरंगजेब की मृत्यु में 3 मार्च 1707। 6 है करनाल की लड़ाई में 24 फरवरी 1739। 7 है कर्नाटक युद्ध में 1746-1763। 8 है प्लासी की लड़ाई में 1757। 9 है बंगाल युद्ध में 1759-1765। 10 है पानीपत की तीसरी लड़ाई में 14 जनवरी 1761। 11 है दिल्ली की घेराबंदी में 21 सितंबर 1857। क्षेत्र 1690, 40 लाख किलोमीटर 1500,000 वर्ग मील। जनसंख्या 1700, 158,400,000। मुद्रा रुपया, टका, बांद। मुगल साम्राज्य को पारंपरिक रूप से 1526 में बाबर द्वारा स्थापित किया गया था, जो आज के उज्बेकिस्तान के एक योद्धा सरदार थे, जिन्होंने ओटोमन साम्राज्य से माचिस की बंदूकें और कास्ट तोप के रूप में सैन्य सहायता और उनकी बेहतर रणनीति और घुड़सवार सेना को हराने के लिए नियोजित किया था।
दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी पानीपत की पहली लड़ाई में और राजपूतों और अफगानों को वश में करते हुए ऊपरी भारत के मैदानी इलाकों को साफ करने के लिए। हालांकि मुगल साम्राज्य की संरचना कभी कभी 1600 में बाबर के पोते अकबर के शासन के लिए होती है। यह शाही संरचना 1720 तक चली, अंतिम प्रमुख सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के कुछ समय बाद तक, जिसके शासनकाल के दौरान साम्राज्य ने अपनी अधिकतम भौगोलिक सीमा भी हासिल कर ली। बाद में, विशेष रूप से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान, पुरानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में साम्राज्य को 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश राज द्वारा औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। यद्यपि मुगल साम्राज्य को सैन्य युद्ध द्वारा बनाया और बनाए रखा गया था। यह नई प्रशासनिक प्रथाओं की स्थापना और विविध शासक कुलीनों को शामिल करके शासन में आया, जिससे अधिक कुशल, केंद्रीकृत और मानकीकृत शासन हुआ। साम्राज्य की सामूहिक संपत्ति का आधार कृषि कर था। तीसरे मुगल सम्राट अकबर द्वारा स्थापित ये कर, जो एक किसान के आधे से अधिक उत्पादन के बराबर थे, का भुगतान अच्छी तरह से विनियमित चांदी की मुद्रा में किया गया था और किसानों और कारीगरों को बड़े बाजारों में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। सापेक्ष शांति बनी रही 17वीं शताब्दी के अधिकांश समय में साम्राज्य द्वारा भारत के आर्थिक विस्तार का एक कारक था। हिंद महासागर में बढ़ती यूरोपीय उपस्थिति और भारतीय कच्चे और तैयार उत्पादों की बढ़ती मांग ने मुगल दरबारों में और भी अधिक संपत्ति पैदा की। मुगल अभिजात वर्ग के बीच अधिक विशिष्ट खपत थी, जिसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से शाहजहां के शासनकाल के दौरान चित्रकला, साहित्यिक रूपों, वस्त्रों और वास्तुकला का अधिक संरक्षण हुआ। मुगलों में दक्षिण एशिया में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, लाहौर का किला और ताजमहल, जिसे भारत में मुस्लिम कला का गहना और दुनिया की विरासत की सार्वभौमिक रूप से प्रशंसित उत्कृष्ट कृतियों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। नाम समकालीनों ने बाबर द्वारा स्थापित साम्राज्य को तैमूर साम्राज्य के रूप में संदर्भित किया, जो उनके वंश की विरासत को दर्शाता है, और यह स्वयं मुगलों द्वारा पसंद किया जाने वाला शब्द था। अपने स्वयं के वंश के लिए मुगल पदनाम गुरकानी, फारसी गिरकानियन, अर्थ दामाद, मुगल और मोगुल का उपयोग मंगोल के अरबी और फारसी भ्रष्टाचार से प्राप्त हुआ, और इसने तैमूर राजवंश के मंगोल मूल पर जोर दिया। इस शब्द ने 19वीं शताब्दी के दौरान मुद्रा प्राप्त की, लेकिन इंडोलॉजिस्ट द्वारा विवादित बना हुआ है। साम्राज्य को संदर्भित करने के लिए इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें मुगल और मोगुल शामिल थे। फिर भी बाबर के पूर्वज शास्त्रीय मंगोलों से काफी अलग थे, क्योंकि वे तुर्को-मंगोल संस्कृति के बजाय फारसी की ओर उन्मुख थे। साम्राज्य का दूसरा नाम हिंदुस्तान था, जिसे आईने अकबरी में प्रलेखित किया गया था और जिसे इस रूप में वर्णित किया गया है साम्राज्य के आधिकारिक नाम के सबसे करीब। पश्चिम में मुगल शब्द का इस्तेमाल सम्राट के लिए किया जाता था और विस्तार से पूरे साम्राज्य के लिए। इतिहास बाबर और हुमायूं में 1526-1556 मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर शासनकाल 1526-1530 ने की थी, जो एक मध्य एशियाई शासक था, जो अपने पिता की ओर से तुर्को-मंगोल विजेता तैमूर साम्राज्य के संस्थापक और अपनी माता की ओर से चंगेज खान के वंशज थे। मध्य एशिया में अपने पैतृक डोमेन से बेदखल बाबर ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत का रुख किया। उसने खुद को काबुल में स्थापित किया और फिर खैबर दर्रे के माध्यम से अफगानिस्तान से भारत में तेजी से दक्षिण की ओर धकेला। पानीपत में बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी को हराया। युद्ध से पहले बाबर ने शराब का त्याग करके
शराब के बर्तनों को तोड़कर और एक कुएं में शराब डालकर ईश्वरीय कृपा मांगी। हालांकि इस समय तक लोधी का साम्राज्य पहले से ही चरमरा रहा था और यह वास्तव में मेवाड़ साम्राज्य था, जो राणा सांगा के सक्षम शासन के तहत उत्तरी भारत की सबसे मजबूत शक्ति थी। आगरा के पास लड़े गए एक निर्णायक युद्ध में बाबर की तैमूर सेना ने सांगा की राजपूत सेना को हराया। यह लड़ाई भारतीय इतिहास की सबसे निर्णायक और ऐतिहासिक लड़ाई में से एक थी, क्योंकि इसने अगली 2 शताब्दियों के लिए उत्तरी भारत के भाग्य को सील कर दिया। युद्ध के बाद मुगल सत्ता का केंद्र काबुल के बजाय आगरा बन गया। हालांकि युद्धों और सैन्य अभियानों में व्यस्तता ने नए सम्राट को भारत में अपने द्वारा किए गए लाभों को मजबूत करने की अनुमति नहीं दी। साम्राज्य की अस्थिरता उनके बेटे हुमायूं शासनकाल 1530-1556 के अधीन स्पष्ट हो गई, जिसे विद्रोहियों द्वारा फारस में निर्वासन के लिए मजबूर किया गया था। शेर शाह सूरी शासनकाल 1540-1545 द्वारा स्थापित सूर साम्राज्य 1540-1555 ने मुगल शासन को कुछ समय के लिए बाधित कर दिया। फारस में हुमायूं के निर्वासन ने सफविद और मुगल दरबारों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित किए और बाद में बहाल किए गए मुगल साम्राज्य में फारसी सांस्कृतिक प्रभाव में वृद्धि हुई। अगले साल एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अकबर से औरंगजेब तक 1556-1707 अकबर शासनकाल 1556-1605 का जन्म जलाल उद्दीन मुहम्मद का जन्म राजपूत उमरकोट किले में हुमायूं और उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम एक फारसी राजकुमारी के यहाँ हुआ था। अकबर एक रीजेंट बैरम खान के अधीन सिंहासन पर बैठा, जिसने मजबूत करने में मदद की। भारत में मुगल साम्राज्य युद्ध और कूटनीति के माध्यम से अकबर सभी दिशाओं में साम्राज्य का विस्तार करने में सक्षम था और गोदावरी नदी के उत्तर में लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को नियंत्रित करता था। उद्धरण वांछित, उसने अपने प्रति वफादार एक नया शासक अभिजात वर्ग बनाया, एक आधुनिक प्रशासन लागू किया और सांस्कृतिक को प्रोत्साहित किया। विकास, उन्होंने यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के साथ व्यापार बढ़ाया। भारत ने एक मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था विकसित की, जिससे वाणिज्यिक विस्तार और आर्थिक विकास हुआ। उद्धरण वांछित, अकबर ने अपने दरबार में धर्म की स्वतंत्रता की अनुमति दी और अपने साम्राज्य में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मतभेदों को हल करने का प्रयास किया। शासक पंथ की मजबूत विशेषताओं के साथ एक नया धर्म दीन-ए-इलाही स्थापित करके उन्होंने अपने बेटे को एक आंतरिक रूप से स्थिर राज्य छोड़ दिया, जो अपने स्वर्ण युग के बीच में था, लेकिन राजनीतिक कमजोरी के लंबे समय से पहले ही सामने आ जाएगा। जहांगीर, जन्म सलीम 1605-1627 तक शासन किया, का जन्म अकबर और उसकी पत्नी मरियम उससे हुआ था। ज़मानी, एक भारतीय राजपूत राजकुमारी, वो अफीम का आदी था, राज्य के मामलों की उपेक्षा करता था और प्रतिद्वंद्वी अदालती गुटों के प्रभाव में आ गया था। जहांगीर ने जानबूझकर खुद को अकबर से अलग किया और इस्लामिक धार्मिक प्रतिष्ठान के समर्थन का उपयोग करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। उन्हें मदद-ए-माश धारकों के रूप में भूमि का बड़ा हिस्सा दिया। अकबर के विपरीत जहांगीर गैर मुस्लिम धार्मिक लोगों के साथ संघर्ष में आया। नेताओं, विशेष रूप से सिख गुरु अर्जन, जिसका निष्पादन मुगल साम्राज्य और सिख समुदाय के बीच कई संघर्षों में से पहला था, और शाहजहां शासनकाल 1628-1658 का जन्म जहांगीर और उसकी पत्नी जगत गोसैनी, एक राजपूत राजकुमारी के यहाँ हुआ था। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल दरबार का वैभव अपने चरम पर पहुंच गया
जैसा कि ताजमहल से मिलता है। हालांकि अदालत को बनाए रखने की लागत आने वाले राजस्व से अधिक होने लगी। उनके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता था। मुगल वास्तुकला का शाहजहां ने निजाम शाही वंश को समाप्त करके दक्कन तक मुगल साम्राज्य का विस्तार किया और आदिल शाहियों और कुतुब शाहियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मजबूर किया। शाहजहां के सबसे बड़े बेटे उदार दारा शिकोह अपने पिता की बीमारी के परिणामस्वरूप 1658 में रीजेंट बन गए। उद्धरण वांछित दारा ने एक समन्वित हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समर्थन किया। हालांकि इस्लामी रूढ़िवादिता के समर्थन से शाहजहां के एक छोटे बेटे औरंगजेब 1658-1707 के शासनकाल ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। औरंगजेब ने 1659 में दारा को हराया और उसे मार डाला। हालांकि शाहजहां अपनी बीमारी से पूरी तरह से उबर गया। औरंगजेब ने 1666 में अपनी मृत्यु तक शाहजहां को कैद में रखा। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान साम्राज्य ने एक बार फिर राजनीतिक ताकत हासिल की और दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बन गई। उद्धरण की जरूरत औरंगजेब ने मुगल राज्य के इस्लामीकरण में वृद्धि देखी। उन्होंने इस्लाम में धर्मांतरण को प्रोत्साहित किया, गैर मुसलमानों पर जजिया बहाल किया और फतवा आलमगिरी इस्लामी कानून का एक संग्रह संकलित किया। औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर को भी मार डाला, जिससे सिख समुदाय का सैन्यीकरण हुआ। उन्होंने लगभग पूरे दक्षिण एशिया को शामिल करने के लिए साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन 1707 में उनकी मृत्यु पर साम्राज्य के कई हिस्से खुले विद्रोह में थे। औरंगजेब को भारत का सबसे विवादास्पद राजा माना जाता है। कुछ इतिहासकारों ने तर्क दिया कि उनके धार्मिक रूढ़िवाद और असहिष्णुता ने मुगल समाज की स्थिरता को कमजोर कर दिया, जबकि अन्य इतिहासकार इस पर सवाल उठाते हैं। यह देखते हुए कि उन्होंने हिंदू मंदिरों का निर्माण किया, उनकी शाही नौकरशाही में हिंदुओं की तुलना में काफी अधिक हिंदुओं को नियोजित किया। उनके पूर्ववर्तियों ने हिंदुओं और शिया मुसलमानों के खिलाफ कट्टरता का विरोध किया और हिंदू राजपूत राजकुमारी नवाब बाई से शादी की। Decline.in 1707-1857। औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह प्रथम ने अपने पिता की धार्मिक नीतियों को निरस्त कर दिया और प्रशासन में सुधार करने का प्रयास किया। हालांकि 1712 में उनकी मृत्यु के बाद मुगल राजवंश अराजकता और हिंसक झगड़ों में डूब गया। अकेले 1719 में 4 सम्राट क्रमिक रूप से सिंहासन पर चढ़े। मुहम्मद शाह 1719-1748 के शासनकाल के दौरान साम्राज्य टूटना शुरू हो गया और मध्य भारत के विशाल पथ मुगल से मराठा हाथों तक चले गए। नादिर शाह का दूर दूर का भारतीय अभियान, जिसने पहले पश्चिम एशिया, काकेशस और मध्य एशिया के अधिकांश हिस्सों पर ईरानी आधिपत्य को फिर से स्थापित किया था, दिल्ली की बोरी के साथ समाप्त हुआ और मुगल शक्ति और प्रतिष्ठा के अवशेषों को चकनाचूर कर दिया। साम्राज्य के कई कुलीनों ने अब अपने स्वयं के मामलों को नियंत्रित करने की मांग की और स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए अलग हो गए। उद्धरण वांछित, लेकिन सुगाता बोस और आयशा जलाल के अनुसार मुगल सम्राट संप्रभुता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति बना रहा। न केवल मुस्लिम कुलीन बल्कि मराठा, हिंदू और सिख नेताओं ने भारत के संप्रभु के रूप में सम्राट की औपचारिक स्वीकृति में भाग लिया। इस बीच तेजी से खंडित मुगल साम्राज्य के भीतर कुछ क्षेत्रीय राजनीति ने खुद को और राज्य को वैश्विक संघर्षों में शामिल कर लिया, जिससे कर्नाटक युद्धों और बंगाल युद्ध के दौरान केवल हार और क्षय का नुकसान हुआ। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय 1759-1806 ने मुगल पतन को उलटने के लिए निरर्थक प्रयास किए, लेकिन अंततः अफगानिस्तान के अमीर अहमद शाह अब्दाली की सुरक्षा की तलाश करनी पड़ी,
जिसके कारण मराठा साम्राज्य के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। 1761 में अफगान अब्दाली के नेतृत्व में 1771 में मराठों ने दिल्ली को अफगान नियंत्रण से वापस ले लिया और 1784 में वे आधिकारिक तौर पर दिल्ली में सम्राट के रक्षक बन गए। 65 एक ऐसी स्थिति जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध तक जारी रही। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली में मुगल वंश के रक्षक बन गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में बंगाल बिहार के पूर्व मुगल प्रांत पर नियंत्रण कर लिया, जो 1858 तक चले स्थानीय शासन निजामत को समाप्त कर दिया। भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश औपनिवेशिक युग की शुरुआत 1857 तक पूर्व मुगल भारत का एक बड़ा हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में था। 1857-1858 के युद्ध में एक करारी हार के बाद, जिसका उन्होंने नामात्र का नेतृत्व किया, अंतिम मुगल बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हटा दिया गया और 1858 में निर्वासित कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से ब्रिटिश क्राउन ने प्रत्यक्ष नियंत्रण ग्रहण किया। नए ब्रिटिश राज के रूप में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे वाले क्षेत्र 1876 ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि धारण की। गिरावट के कारण इतिहासकारों ने एक सदी के विकास और समृद्धि के बाद 1707 और 1720 के बीच मुगल साम्राज्य के तेजी से पतन के लिए कई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए हैं। वित्तीय दृष्टि से सिंहासन ने अपने मुख्य अधिकारियों, अमीरों, रईसों और उनके सहयोगियों को भुगतान करने के लिए आवश्यक राजस्व खो दिया। सम्राट ने अधिकार खो दिया क्योंकि व्यापक रूप से बिखरे हुए शाही अधिकारियों ने केंद्रीय अधिकारियों में विश्वास खो दिया और प्रभाव के स्थानीय लोगों के साथ अपने स्वयं के सौदे किए। अधिक आक्रामक मराठों के खिलाफ लंबे निरर्थक युद्धों में फंसी शाही सेना ने अपनी लड़ाई की भावना खो दी। अंत में सिंहासन के नियंत्रण को लेकर हिंसक राजनीतिक झगड़ों की एक श्रृंखला आई। 1719 में सम्राट फर्रुखसियार के वध के बाद स्थानीय मुगल उत्तराधिकारी राज्यों ने क्षेत्र के बाद क्षेत्र में सत्ता संभाली। समकालीन इतिहासकारों ने उनके द्वारा देखे गए क्षय पर शोक व्यक्त किया। एक विषय जो पहले ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा उठाया गया था, जो ब्रिटिश नेतृत्व वाले कायाकल्प की आवश्यकता को रेखांकित करना चाहते थे। गिरावट पर आधुनिक विचार 1970 के दशक से इतिहासकारों ने गिरावट के लिए कई दृष्टिकोण अपनाए हैं। इस बात पर बहुत कम सहमति है कि कौन सा कारक प्रमुख था। मनोवैज्ञानिक व्याख्याएं उच्च स्थानों में भ्रष्टता, अत्यधिक विलासिता और तेजी से संकीर्ण विचारों पर जोर देती हैं, जिसने शासकों को बाहरी चुनौती के लिए तैयार नहीं किया। एक मार्क्सवादी स्कूल इरफान हबीब के नेतृत्व में और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्थित अमीरों द्वारा किसानों के अत्यधिक शोषण पर जोर देता है, जिसने शासन को समर्थन देने की इच्छा और साधन छीन लिए। करेन लियोनार्ड ने शासन के काम करने में विफलता पर ध्यान केंद्रित किया है। हिंदू बैंकरों के साथ, जिनकी वित्तीय सहायता की तेजी से आवश्यकता थी, बैंकरों ने तब मराठा और अंग्रेजों की मदद की। एक धार्मिक व्याख्या में कुछ विद्वानों का तर्क है कि हिंदू शक्तियों ने एक मुस्लिम राजवंश के शासन के खिलाफ विद्रोह किया। अंत में अन्य विद्वानों का तर्क है कि साम्राज्य की समृद्धि ने प्रांतों को उच्च हासिल करने के लिए प्रेरित किया। स्वतंत्रता की डिग्री, इस प्रकार शाही अदालत को कमजोर करना। जेफ्री जी विलियमसन ने तर्क दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल साम्राज्य के पतन के अप्रत्यक्ष परिणाम के रूप में विऔद्योगीकरण के दौर से गुजरी, जिसके बाद ब्रिटिश शासन ने बाद में और विऔद्योगीकरण का कारण बना। विलियमसन के अनुसार मुगल साम्राज्य के पतन के कारण कृषि उत्पादकता में गिरावट आई, जिससे खाद्य कीमतों
फिर नामात्र की मजदूरी और फिर कपड़ा कीमतों में वृद्धि हुई, जिसके कारण भारत ने विश्व कपड़ा बाजार का एक हिस्सा ब्रिटेन से पहले ही खो दिया। बेहतर फैक्ट्री तकनीक थी। हालांकि भारतीय वस्त्रों ने 19वीं शताब्दी तक ब्रिटिश वस्त्रों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बनाए रखा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।